दोस्तों, वन दरोगा मुख्य परीक्षा 2023 के सिलेबस में जो चैप्टर दिए गए हैं उनमें आज 8वां चैप्टर वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को करने चल रहे हैं। इसके अंतर्गत अंत में जो बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं एग्जाम में पूछे जाने हैं उनको देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बिना देर किए देखते हैं। हेडिंग है वनों का महत्व। वन हमारी लकड़ी, ईंधन, चारा पत्ती इत्यादि की मांग को पूरा करने के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करके हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकते हैं। वन के कारण ही जलवायु को स्वच्छ रखने के साथ साथ भूमि एवं जल का संरक्षण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वन वन्य जीवों के निवास स्थल होने से हमारे जीवन को सुखमय भी बनाते हैं। अतः वन एवं वन्य जीव हमारी बहुमूल्य संपदा है जिसकी सुरक्षा करने में योगदान देना हम सबका विधिक एवं नैतिक दायित्व है। नोट में देखेंगे, हमारा जीवन वनों पर आधारित है। वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा संबंधी जो कानून बनाए गए हैं उनका विवरण इस प्रकार से है। अब एक एक करके देखेंगे। पहला है भारतीय वन अधिनियम 1927, दूसरा वन संरक्षण अधिनियम 1980, तीसरा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, चौथा है पशु अत्याचार अधिनियम। फर्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय वन अधिनियम 1927। इसके अंतर्गत वनों की सुरक्षा के लिए आज़ादी से पहले से ही कानून बनाकर इसकी सुरक्षा की व्यवस्था थी। वनों के उपज के अभिवहन और इमारती लकड़ी और वन्य उपज के उद्ग्रहण के शुल्क से संबद्ध सभी मामलों की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार किसी वन भूमि या बंजर या अन्य भूमि जो सरकार की संपत्ति है को अधिनियम की धारा 3 में प्राविधानिक ढंग से संरक्षित वन नियत कर सकती है। पहले में फर्स्ट है अधिनियम के प्रमुख प्राविधान। इसमें देखेंगे वनों वन उपज के अभिवहन और इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का उद्ग्रहणी शुल्क से संबंध विधि का समेकन करना। आगे है राज्य सरकार को किसी वन भूमि या बंजर या अन्य भूमि जो सरकार की संपत्ति है को इस अधिनियम की धारा 3 में प्राविधानिक ढंग से संरक्षित वन नियत करना। नेक्स्ट है चारागाह या वन उपज के अधिकारों से संबंध दावों पर वन व्यवस्थापन अधिकारी पूर्णतः टूट या खारिज करने का आदेश पारित करेगा। यदि वन अधिकारी द्वारा इस अधिकार को नामंजूर कर दिया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध 3 माह के अंदर जिला जज के यहाँ अपील दायर की जा सकती है। आगे इस अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारी को आरक्षित वनों के पथों और जल मार्गों को बंद करने की शक्ति होगी। आरक्षित वनों में आग लगाने तथा पशुओं पर अत्याचार करने पर दंडित किया जा सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति पेड़ गिराएगा, छेदेगा या जलाएगा, खेती के लिए किसी भूमि को साफ करेगा इत्यादि। आगे है अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत वन को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास या 500 रुपये तक का अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि कोई आरक्षित वन को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है या किसी अपेक्षा द्वारा आग लगाई जाती है तो राज्य सरकार उसके किसी प्रभाग में चारागाह या वन उपज के सब अधिकारों का प्रयोग उतनी कालावधि के लिए जितनी वह ठीक समझती है निलंबित कर सकती है। अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन आरक्षित कोई वन या उसका प्रभाग ऐसी अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से आरक्षित वन नहीं रह जाएगा। आगे है फर्स्ट में ही दूसरा ग्राम वनों का निर्माण। इसमें देखेंगे राज्य सरकार किसी आरक्षित वन पर सरकार के अधिकारों को किसी ग्राम समुदाय को समानुदेशित कर सकेगी या समानुदेशितों को निरस्त कर सकेगी। इस प्रकार समानुदेशित सभी वनों को ग्राम वन कहा जाएगा। इस प्रकार जिसे ऐसा समानुदेशन किया गया है को इमारती लकड़ी या अन्य वन उत्पाद या चारागाह और ऐसे वन के संरक्षण और सुधार के लिए उनके कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान किया जाएगा। आगे है तीसरा देखेंगे पहले में ही वो है आरक्षित वनों को नुकसान पहुंचाने पर दंडित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत देखेंगे
अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष को गिराएगा, छांटेगा, छेदेगा या जलाएगा या किसी वृक्ष की छाल उतारेगा या पत्तियां तोड़ डालेगा या उसे अन्यथा नुकसान पहुंचाएगा, किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल पत्थर की खुदाई करेगा या लकड़ी का कोयला फूकेगा या किसी वन उपज का संग्रहण करेगा या उसे हटाएगा। आगे है, किसी संरक्षित वन में किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल किसी भूमि को खेती या अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ेगा या साफ करेगा, ऐसे वन को आग लगाएगा या धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष तक, चाहे वो खड़ा हो, गिर गया हो या गिराया गया हो, ऐसे वन के आरक्षित किए गए किसी प्रभाग तक आग फैल जाने से रोकने के लिए युक्त पूर्ण सावधानी बरतने बिना आग जलाएगा। आगे, ऐसे किसी पेड़ या वन प्रभाग के समीप में अपने द्वारा जलाई गई किसी आग को जलता छोड़ देगा, किसी पेड़ को इस प्रकार गिराएगा या किसी इमारती लकड़ी को इस प्रकार गिराएगा कि यथापूर्वोक्त रूप में आरक्षित किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है, अपने पशुओं को ऐसे किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने देगा, धारा 33 के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का अतिलंघन करेगा, वह इस अवधि के लिए कारावास से जो 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। आगे है चौथा, पहले में ही स्वामियों की प्रार्थना पर वनों का संरक्षण। इसमें देखेंगे धारा 38 के अंतर्गत स्वामियों की प्रार्थना पर वनों का संरक्षण किया जा सकता है। इसका प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर को देना होगा कि इस भूमि पर वनों का रोपण या संरक्षण किया जाए। आगे है अब चौथा, इसी में वनों के प्रबंध ग्रहण करने की शक्ति। इसमें यदि राज्य सरकार लोकहित में किसी विशिष्ट वन भूमि का प्रबंध ग्रहण करना लोकहित में उचित समझती है तो वह अधिनियम की धारा 38 ज के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करके शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा आदेश पारित कर सकती है। आगे छठा, इसी में पहले का है वारंट के बिना वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करने की शक्ति। अधिनियम की धारा 64 में व्यवस्था की गई है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध यह युक्त संदेह विद्यमान है कि वह 1 मास या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी वन विषयक अपराध से युक्त है तो उस व्यक्ति को कोई जन अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी मजिस्ट्रेट के आदेशों के और किसी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। आगे है, इस धारा के अधीन गिरफ्तार करने वाला हर अधिकारी किसी अनावश्यक विलंब के बिना और बंद पत्र के निर्मुक्त करने संबंधी अधिनियम के बंदों के अधीन रहते हुए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट के जिसे इस मामले में अधिकारिता प्राप्त है उसके समक्ष या निकटतम पुलिस स्टेशन में भार साधक अधिकारी के पास ले जाएगा या भेजेगा। आगे है अब सातवां, पहले में किसी गिरफ्तार व्यक्ति को बंद पत्र पर निर्मुक्त करने की शक्ति। अब देखेंगे इसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत रेंजर के निम्न स्तर का कोई वन अधिकारी जिसने या जिसके अधीनस्थ ने धारा 64 के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा यह बंद पत्र निष्पादित कर दिए जाने पर वह व्यक्ति को निर्मुक्त कर सकेगा तथा उससे जब ऐसी अपेक्षा की जाएगी तब वह मामले के बारे में अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट के समक्ष या निकटतम पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी के समक्ष उपसंजात हो जाएगा। अब आ गया आठवां, पहले का अपराधों का संक्षिप्ततः निवारण करने की शक्ति। इसमें देखेंगे धारा 67 के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन किसी ऐसे विषयक अपराध का विचारण संक्षिप्ततः कर सकेगा जो 6 माह से अधिक कारावास या 500 रुपये से अधिक जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है। अब 9वां है, पहले में अपराधों का शमन करने की शक्ति। इसमें हम को देखेंगे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी वन अधिकारी को शक्ति प्रदान कर सकेगी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके विरुद्ध ऐसा युक्त संदेह विद्यमान है कि उसने धारा
62 या धारा 613 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न कोई वन विषयक अपराध किया है तो उससे प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिग्रहित कर ले, और जब कोई संपत्ति अधिहरणीय होने के नाते अभिग्रहित की गई है तब ऐसे अधिकारी द्वारा यथा प्राकलित उसके मूल्य के दिए जाने पर संपत्ति को निर्मुक्त कर दे। अब ख देखेंगे, इसमें प्रतिकर के रूप में धनराशि या मूल्य या दोनों को दिए जाने पर संदिग्ध व्यक्ति को यदि वह अभिरक्षा में है उन्मोचित कर दिया जाएगा, और वह संपत्ति यदि कोई हो जो अभिग्रहित की गई है निर्मुक्त कर दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति या ऐसे संपत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है 10वां पहले में, वो है पशु अत्याचार अधिनियम 1871 का लागू होना। इसमें देखेंगे धारा 70 के तहत यदि किसी आरक्षित वन में या किसी संरक्षित वन के किसी प्रभाग में जो विधिपूर्वकतः चारागाह के लिए संरक्षित किया गया है अत्याचार करने वाले पशुओं को पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 11 के अर्थ में लोक बागान को नुकसान करने वाले पशु समझा जाएगा, और किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा उन्हें अभिग्रहित और परिबद्ध किया जा सकेगा। नेक्स्ट है 11वां पहले में हेडिंग, राज्य सरकार वन अधिकारियों में कतिपय शक्तियां विनिहित कर सकेगी। पहला है इसमें, राज्य सरकार किसी वन अधिकारी में निम्नलिखित सब शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति विनिहित कर सकेगी, अर्थात किसी भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण सीमांकन और नक्शा तैयार करने की शक्ति, साक्षियों को हाजिर होने के लिए और दस्तावेजों और वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करने वाली सिविल न्यायालय की शक्तियां, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन तलाशी वारंट निकालने की शक्ति, वन विषयक अपराधों की जांच करने और ऐसी जांच के दौरान साक्ष्य लेने और उसे अभिलिखित करने की शक्ति। अब आ गया दूसरा, इसी में धारा 1 के खंड घ के अधीन अभिलिखित कोई साक्ष्य मजिस्ट्रेट के सामने किसी पश्चावर्ती विचारण में ग्राह्य होता है, परंतु यह तब जबकि अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में वह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो। अब आ गया पहले में 12वां, बहती हुई और अटकी हुई इमारती लकड़ी के सहारण के संबंध में। इसमें हम लोग देखेंगे बहती हुई, किनारे पर लगी हुई, अटकी हुई, डूबी हुई इमारती लकड़ी पर यदि कोई व्यक्ति अपना अधिकार या हक सिद्ध न कर सके तो वह सरकार की संपत्ति समझी जाएगी। इसके लिए सरकार धारा 46 के उपबंध के तहत लोक सूचना जारी करेगा, जिसकी सूचना की तारीख से 2 माह के अंदर दावा करने वाले व्यक्ति को दावे का लिखित कथन उपस्थित करना होगा। वन अधिकारी जांच करने के बाद कारणों को उल्लिखित करके इसका निस्तारण करेगा। अब आ गया इसमें हेडिंग नया, वो है वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसमें अधिनियम के प्रमुख प्रायोजन क्या है उसको यहाँ पे हमको देखना है। अब दूसरे में पहला है, केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना राज्य सरकार गैर वन प्रयोजन के लिए वन भूमि का प्रयोग नहीं कर सकती है। इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना यह निर्देशित नहीं कर सकेगा कि, अब क ख ऐसे करके दिया था, इसमें हम लोग क देखेंगे, कोई आरक्षित वन या उसका कोई भाग आरक्षित होना समाप्त माना जाएगा। कोई वन भूमि या उसका कोई भाग किसी गैर वन प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा सकेगा। ग है, कोई वन भूमि या उसका कोई भाग पट्टा या अन्य रूप में किसी प्राइवेट व्यक्ति या अन्य संगठन को समानुदेशित किया जा सकेगा। कोई भी वन भूमि या उसके किसी भाग में से पेड़ों को जो उस भूमि या उसके भाग में प्राकृतिक रूप से उपजा हो पुनः वनरोपण के लिए उसके प्रयोग के प्रयोजन के लिए उन्मूलित किया जा सकेगा। अब दूसरे में सेकंड है, गैर वन प्रयोजन से तात्पर्य। इसमें हम लोग देखेंगे इसका तात्पर्य चाय, कॉफी, मसाले, रबड़, नारियलों तेल उत्पादन, बागवानी फसलें या मेडिकल वनस्पति के लिए या पुनः रोपण के अतिरिक्त किसी प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि या उसके भाग के उन्मूलन या सफाई से है। अब थर्ड है दूसरे में, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन
अपराध है। जो कोई उपरोक्त उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है वह 15 दिन के साधारण कारावास से दंडित किया जा सकेगा। दूसरे में चौथा है, इस अधिनियम में सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। आगे संरचना वन संरक्षण नियम 1981 की धारा 2 क में समिति की संरचना निम्नलिखित सदस्यों से की जाएगी। क है वन महानिरीक्षक, वन और पर्यावरण मंत्रालय अध्यक्ष, अपर वन महानिरीक्षक, वन और पर्यावरण मंत्रालय सदस्य, संयुक्त आयुक्त भूमि संरक्षण कृषि मंत्रालय सदस्य, उप वन महानिरीक्षक वन संरक्षक वन और पर्यावरण मंत्रालय सदस्य। अब आगे है दूसरे का पांचवा, इसमें है राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव करने की प्रक्रिया। प्रत्येक राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी धारा 2 के अधीन केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए अपना प्रस्ताव भेज सकेगी, जो भारत सरकार के सचिव पर्यावरण वन और जीव विभाग लोधी रोड नई दिल्ली को भेजा जाएगा। परंतु 1 हेक्टेयर से कम वन भूमि को अंतर्ग्रस्त करने वाले सभी प्रस्ताव पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित मुख्य वन संरक्षक को भेजे जाएंगे। अब आ गया छठा दूसरे में, वो है केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर सलाह देने के लिए समिति। इसमें क है केंद्रीय सरकार नियम 4 के उप नियम 2 के अधीन प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव को उस पर अपना निर्णय देने के लिए समिति को निर्देशित करेगी यदि अंतर्गमन वन भूमि का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से अधिक है। ख है समिति उप नियम 2 के अधीन अपने निर्दिष्ट प्रस्तावों पर अपना विचार देते समय निम्न मामलों में से किसी या सभी पर सम्यक ध्यान देगी। ग है गैर वन प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने के लिए प्रस्तावित वन भूमि राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, जीव मंडल आरक्षित भाग है या वनस्पति या जीव जंतु के किसी संकटापन्न या संकट में जाति के आवास या गंभीर रूप से अपवर्तित आवासों में पड़े हुए क्षेत्र का भाग है। घ है किसी वन भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजन के लिए या किसी नदी घाटी या जल विद्युत परियोजना के कारण अपने आवासों से निर्वासित किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए है। राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी ने अभी प्रमाणित किया है कि उसने सभी अन्य विकल्पों पर विचारण किया है और किसी भी परिस्थिति में अन्य विकल्प साध्य नहीं है और अपेक्षित क्षेत्र प्रयोजन के लिए आवश्यक क्षेत्रों में से कम है। अब आगे च में देखेंगे राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी समान क्षेत्र के भूमि के अर्जन और उसके वनरोपण के लिए न्यूनतम लागत पर भूमि प्रदान करने का वचन देता है। 6 है सलाह देते समय समिति किसी गैर वन प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि के प्रयोग हेतु किसी शर्त पर निर्बंधन का सुझाव दे सकेगी जो उनके विचार में प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करेगा। अब तीसरा हेडिंग है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह अधिनियम 12 अगस्त 1972 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया तथा 9 सितंबर 1972 को अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जिसके अंतर्गत वन्य जीवों को आखेट द्वारा या किसी अन्य तरीके से नुकसान पहुंचाना अपराध है। इन वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु व्यापक व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। भारत देश ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए तस्करी, अवैध शिकार व वन्य जीवन और वनोत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया। इस एक्ट में जनवरी 2003 में संशोधन करके इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। इस अधिनियम में कठोर दंड तथा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां हैं, जिनमें अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 5 तक में उन जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, जबकि अनुसूची 6 में पौधों से संबंधित है जिसका संरक्षण किया जाता है। तो इसमें देख लीजिएगा, पूछेगा, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी और कौन सी अनुसूचियाँ जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए किया जाता है और कौन से पौधों से संबंधित जो है संरक्षण किया जाता है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है। आगे है हेडिंग भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम 1972।
इसमें भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसका मकसद वन्यजीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। इसे वर्ष 2003 में संशोधित किया गया, तब इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। इसके तहत दंड और जुर्माने को कहीं कठोर कर दिया गया। अब फर्स्ट है, इसमें कहाँ लागू होता है ये कानून। ये कानून केवल जंगली जानवरों ही नहीं बल्कि सूचीबद्ध पक्षियों और पौधों को भी संरक्षण प्रदान करता है। हालांकि यह जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता, वहाँ उनका अपना वन्य कानून है। दूसरा है कानून में प्रावधान। कुल 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग तरह से वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है। तो अब देखते हैं हम लोग अनुसूची फर्स्ट और सेकेंड। इसके द्वितीय भाग वन्य जीवन को पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके तहत अपराधों के लिए कड़ा दंड तय है। दूसरा है मतलब अनुसूची तीसरा और चौथा देखेंगे। इसके तहत भी वन्य जानवरों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, लेकिन इस सूची में आने वाले जानवरों और पक्षियों के शिकार पर दंड बहुत कम है। अब अनुसूची 5 में देखते हैं क्या है। इस सूची में उन जानवरों को शामिल किया गया है जिसका शिकार हो सकता है। छठी अनुसूची देखेंगे जब, इसमें है दुर्लभ पौधे और पेड़ों पर खेती और रोपण पर रोक। अब थर्ड है क्या है, दंड। ठीक, इसमें देखेंगे पहला, अगर सूची 1 और 2 में आने वाले जानवरों का शिकार किया गया है तो उसमें कम से कम 3 साल के जेल का प्रावधान है। हालांकि इस सज़ा को 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। न्यूनतम सज़ा जो है वो 3 साल है और अधिकतम सज़ा जो है वो 7 साल है। न्यूनतम आर्थिक दंड जो है वो 10,000 रुपये और अधिकतम जुर्माना जो है वो 25 लाख रुपये है। दूसरी बार अपराध करने पर भी इतनी ही सज़ा का प्रावधान, लेकिन कम से कम जुर्माना 25,000 रुपये तक हो सकता है। आगे है, अगर आपके घर में है ये तो माना जाएगा अपराध। जानवरों की खाल या फिर गलीचा इकट्ठा करना अपराध है, जिसमें 1 से लेकर 25 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब है हेडिंग जुर्माने का नया प्रस्ताव। जंगली जानवरों के बढ़ते शिकार के कारण पर्यावरण मंत्रालय ने नया प्रस्ताव रखा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 60% बाघ रहते हैं, जिसमें साल 2015 में 78 बाघों का शिकार हो चुका है। अब तक शिकार करने पर 25,000 तक का जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन अब ये 50 लाख तक हो सकता है। अब इसमें आपका चौथा है अनुसूची 1 के प्रावधान। अब इसके अंतर्गत देखेंगे कि अनुसूची 1 में 43 वन्य जीव शामिल हैं, जिसमें धारा 2, धारा 8, धारा 9, धारा 11, धारा 40, धारा 41, धारा 43, धारा 48, धारा 51, धारा 61 और धारा 62 के तहत दंड मिल सकता है। इस सूची में सुअर से लेकर कई तरह के हिरण, बंदर, भालू, चिकारा, तेंदुआ, लंगूर, भेड़िया, लोमड़ी, डाल्फिन, कई तरह की जंगली बिल्लियाँ, बारहसिंगा, बड़ी गिलहरी, पेंगोलिन, गैंडा, ऊदबिलाव, रीछ और हिमालय पर पाए जाने वाले कई जानवरों के नाम शामिल हैं। अनुसूची 1 के भाग 2 में कई जलीय जंतु और सरीसृप हैं। इन अनुसूची के 4 भाग हैं। अब इन चारों भागों को देखेंगे। अनुसूची 2 के प्रावधान। इसमें इस अनुसूची में शामिल वन्य जंतुओं के शिकार पर धारा 2, धारा 8, धारा 9, धारा 11, धारा 40, धारा 41, धारा 43, धारा 48, धारा 51, धारा 61 और धारा 62 के तहत सजा का प्रावधान है। इस सूची के भाग 1 में कई के बंदर, लंगूर, सेही, जंगली कुत्ता, गिरगिट आदि शामिल हैं। आगे है सूची के भाग 2 में अगोनोट्रेचस एंड्रयूएसी, अमर फूसी, अमर एलिगन फुल्ला, ब्रचिनस एक्ट्रिपोनिस और कई तरह के जानवर शामिल हैं। अब देखेंगे हम लोग जो छठा है अनुसूची 3 के प्रावधान। इसके अंतर्गत देखेंगे इस अनुसूची में हिरण की विभिन्न प्रजातियां, लकड़बग्घा, जंगली सुअर शामिल हैं। इन जंतुओं से संरक्षण संबंधी प्रावधान धारा 2, 8, 11 और 61 में दिए हैं। अब आते हैं हम लोग 7वां का अनुसूची 4 के प्रावधान। इसमें
इस अनुसूची में गिलहरी, नेवला, भारतीय सेही, सस और पक्षी अन्य अनुसूचियों से भिन्न शामिल हैं। इसमें शामिल जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने पर धारा 2, 8, 9, 11 तथा 61 की तहत सजा तथा अन्य कानूनी प्रावधान है। अब आगे 8वां अनुसूची 5 के प्रावधान। अनुसूची 5 में पीड़क जंतु जैसे सामान्य कौवा, यादूर, मूसक तथा चूहा को शामिल किया गया है। अनुसूची 6 के प्रावधान में जो हम लोग देखेंगे, इस अनुसूची में विभिन्न पेड़ पौधों एवं वृक्ष शामिल हैं। इसके संरक्षण से संबंधित प्रावधान धारा 2 में दिए गए हैं, वो देखते हैं। यह आंदोलन झारखंड राज्य के सिंहभूम जनपद के आदिवासियों द्वारा तब चलाया गया जब सरकार ने प्राकृतिक जंगल को काट कर वहाँ पर कीमती सागौन के वृक्षों को लगाना प्रारंभ किया। तीसरे में अब फर्स्ट देखेंगे, आखेट के निम्न प्रकार हैं। क, ख, ग दिए हैं तो एक एक करके देखेंगे। क अब देखते हैं सबसे पहले, किसी वन्य पशु को पकड़ना, मारना, विष देना, जाल में फंसाना, फंदे में फंसाना और इसके लिए प्रत्येक प्रयास करना। ख है उपखंड अ में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए किसी वन्य जीव या पशु का पीछा करना है। ग है किसी वन्य पशु को आघात पहुंचाना, नष्ट करना या उक्त पशु के शरीर के किसी भाग को ले जाना या जंगली पक्षी या रेंगने वाले जीवों के अंडों को क्षति पहुंचाना या उक्त पक्षी या रेंगने वाले जीवों के अंडों और घोंसलों को नुकसान पहुंचाना सम्मिलित है। आगे है, राष्ट्रीय उद्यान से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से जो धारा 35 से धारा 38 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया हो या धारा 66 की उपधारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया माना गया हो। शस्त्र के अंतर्गत गोली बारूद, धनुष और तीर, विस्फोटक, आग्नेयास्त्र, कांटा, चाकू, फंदा, जहर, जाल और अन्य औजार या यंत्र जो पशु को बेहोश करने, सड़ाने, नष्ट करने, आघात पहुंचाने या मारने के योग्य हो सम्मिलित है। वन्य पशु से अभिप्राय प्रकृति द्वारा जंगली दशा में पाए गए पशु से है और इसमें अनुसूची 1 से 5 में विनिर्दिष्ट सभी पशु सम्मिलित है, चाहे वे कहीं भी पाए गए हों। आगे है 6, वन्य जीव से अभिप्राय कोई पशु, मधुमक्खी, तितली, क्रस्टेशिया, मछली, पतंगा और जलीय या भूमि वानस्पतिक जीव जो पशु पक्षी के प्राकृतिक निवास का अंग हो सम्मिलित है। जो है, यदि कोई पशु खतरनाक होगा तो उसको मारने के लिए धारा 11 क के अंतर्गत अनुमति दी जाएगी। तीसरे का सेकंड है, आखेट या वन्य जीवों के शिकार पर निषेध। इसमें धारा 15 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जब तक विशेष रूप से लाइसेंस द्वारा अधिकृत न हो हानिकारक वन पशु को छोड़कर किसी वन पशु के बच्चे या ऐसे पशु के मादा या चिकनी, बारहसिंगा सहित हिरण का शिकार नहीं करेगा। धारा 17 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, इसमें क ख दिया है तो पहले देखते हैं क, पहिए वाली या मशीन से चलने वाली वाहन से या उसके माध्यम से जल में, भूमि पर या वायुयान द्वारा किसी वन पशु का शिकार नहीं करेगा। ख है, किसी वन जीव को खदेड़ने या भगदड़ पैदा करने के प्रयोजन के लिए वायुयान, मोटरयान या लॉन्च पैड का प्रयोग नहीं करेगा। ग है, रसायन, विस्फोटक, जाल गिरने या गड्ढा, जहर, जहरीले अस्त्र, जाल या फंदे से किसी वन्य जीव का शिकार नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जहाँ तक कि वे वन पशु फंदा लाइसेंस के अंतर्गत वन जीवों को पकड़ने से संबंधित हो। जब तक सिंगल स्लग बुलेट का उपयोग करते हुए गोली दागकर शिकार करने का अधिकार लाइसेंस द्वारा न हो तब तक कोई भी व्यक्ति विशेष आखेट या बड़े आखेट या राइफल से जीवों का शिकार नहीं करेगा। अंग है, शिकार के प्रयोजन के लिए किसी से वनस्पति में आग नहीं लगाएगा। च है, कोई भी व्यक्ति मरी गाय पर मांसाहारी पशु के संबंध में जब ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अधिकृत होने के अतिरिक्त शिकार के प्रयोजन के लिए नकली प्रकाश का उपयोग नहीं कर पाएगा। 6 है, कोई भी व्यक्ति मरी गाय पर मांसाहारी पशु के संबंध में जब ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अधिकृत होने के अतिरिक्त रात्रि के समय यथा सूर्य के डूबने या सूर्य के उगने के मध्य किसी वन पशु का शिकार नहीं करेगा। जो है, सैंड डाउस एवं जल पीने को छोड़कर साल्ट लेक या जल स्रोत पर या पानी पीने के अन्य स्थान पर या मार्ग पर या उनके पहुंच मार्ग पर किसी वन पशु का शिकार नहीं करेगा। झ है, ऐसी किसी भूमि पर जो शासकीय न हो
तब उसके स्वामी या उसके अभिकर्ता या वैधानिक कब्जे वाले व्यक्ति की सहमति के बिना किसी वन पशु का शिकार नहीं करेगा। अंग है, वह उस कार्य के लिए अनुज्ञप्ति धारण करते हुए भी धारा 16 में उल्लिखित निर्धारित समय के दौरान किसी वन पशु का शिकार नहीं करेगा। आगे है, कुत्तों के सहयोग से किसी वन प्राणी का शिकार नहीं करेगा, केवल चकोर और पेटीज अथवा कोयले का शिकार कर सकेगा। उपधारा फर्स्ट के प्रावधान हानिकारक पशुओं के लिए लागू नहीं होंगे। तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा। इसमें हम लोग क देखेंगे, जब किसी राज्य सरकार को ऐसा महसूस हो कि कोई क्षेत्र, चाहे वह अभयारण्य हो या न हो, इकोलॉजिकल, क्षेत्रीय पशुवर्ग, वनस्पति संबंधी, जियोफार्मोलॉजिक या जंतु विज्ञान संद या उसके महत्व के कारणों से उसमें या उसके आसपास वन पशु के संरक्षण, उन्नति या विकास के प्रयोजन के लिए उसका राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठन किया जाना आवश्यक है, तब वह अधिसूचना द्वारा उक्त क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने का आशय घोषित कर सकती है। अब ख है, उपधारा फर्स्ट में उल्लिखित नोटिफिकेशन उस क्षेत्र की मियाद परिभाषित करेगा जो कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किए जाने के लिए आशायित है। जहां कोई क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित होने के लिए आशायित है, यथासाध्य जांच और दावों के विनिश्चयन के लिए उक्त क्षेत्र में किसी भूमि के संबंध में अधिकारों की समाप्ति के लिए धारा 19 से धारा 26 दोनों सहित के प्रावधान लागू होंगे, जैसा कि वे अभयारण्य की किसी भूमि के संबंध में कथित मामलों में लागू होते हैं। आगे है घ, जब निम्नलिखित घटना हो जाए, अर्थात इसमें पहला है दावा प्रस्तुत करने की मियाद समाप्त हो गई हो और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किए जाने के लिए आशायित क्षेत्र की किसी भूमि के संबंध में किए गए और राष्ट्रीय उद्यान के भीतर अंतर्विष्ट किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के संबंध में सभी अधिकार राज्य सरकार में निहित कर लिए गए हों। आगे है, एक मिनट, तब राज्य सरकार उक्त क्षेत्र की मियाद निर्दिष्ट करते हुए जो कि राष्ट्रीय उद्यान के भीतर शामिल किया जाएगा, नोटिफिकेशन प्रकाशित करेगी और घोषित करेगी कि ऐसी तिथि से जो नोटिफिकेशन में विनिर्दिष्ट की जाए कथित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान होगा। राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तावित पारित हुए बिना राष्ट्रीय उद्यान की मियाद में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। च है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय उद्यान से किसी वन्य प्राणी को नहीं ले जाएगा, नष्ट नहीं करेगा, अपने हित में उपयोग नहीं करेगा या किसी वन पशु के प्राकृतिक निवास को नष्ट नहीं करेगा या नुकसान नहीं पहुंचाएगा या उद्यान के क्षेत्र में किसी वन पशु को उसके प्राकृतिक निवास से वंचित नहीं करेगा। केवल मुख्य वन जीव अभिरक्षक द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञा के अंतर्गत या उसके अनुसार ही ऐसा कर सकेगा और ऐसी कोई अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार इस बात के लिए संतुष्ट होते हुए कि राष्ट्रीय उद्यान से वन प्राणियों को ले जाना, नष्ट करना या अपने खुद के उपयोग में लाने उसमें से वन प्राणी की उन्नति और समुचित व्यवस्था के लिए आवश्यक है और वह ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं देती है। 6 है, जब उक्त राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसा पशु वाहन के रूप में उपयोग में लाया जाए, उक्त अतिरिक्त राष्ट्रीय उद्यान में ऐसे पशु के चरने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और उसमें किसी भी वन पशु को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ज है, धारा 27, धारा 28, धारा 30 से धारा 32 दोनों सम्मिलित और धारा 33 के खंड अ, ब और स और धारा 34 के प्रावधान जहां तक हो सके राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे अभयारण्य के संबंध में लागू होते हैं। अब आ गया तीसरे का चौथा, वन्य जीव संरक्षण हेतु प्रदेश द्वारा क्रियान्वित योजनाएं। तो इसमें है, प्रदेश में वन्य जीवों को संरक्षण देने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की गई है। कौन कौन सी की गई है? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, स्नो लेपर्ड योजना, उच्च स्थलीय प्राणी। अब इनको आगे एक और है बायोस्फीयर रिजर्व योजना। ठीक, अब देखते हैं नया हेडिंग, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। इसमें देखेंगे वन्य जीव संरक्षण संबंधी मामले अभी तक अलग अलग विभिन्न कानूनों द्वारा निपटाए जाते थे, परंतु नए संशोधन अधिनियम द्वारा अब इसे एक ही अधिनियम द्वारा
निपटाया जाएगा। यह संशोधन 1972 के अधिनियम में किया गया है। इस अधिनियम द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण, विदेशी प्रजातियों के पौधों और पशुओं के अवैध आयात निर्यात की रोकथाम, वन भूमि के संरक्षण एवं वन क्षेत्र में सदियों से रह रही जनजातियों के अधिकारों के सुरक्षा के अधिकार मिलेंगे। इस संशोधन अधिनियम द्वारा वन्य जीवों के अवैध व्यापार एवं इनसे जुड़े अपराधों हेतु जुर्माने में वृद्धि का भी उपबंध संशोधित अधिनियम में किया गया है। इस तरह के अपराधों के लिए अधिकतम 25,000 के जुर्माने का प्रावधान अधिनियम में अभी तक था, परंतु अब इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। अब 5वां है पशु अत्याचार अधिनियम, हेडिंग है। इसमें हम लोग देखेंगे यह अधिनियम पशुओं द्वारा अत्याचार से संबंध विधि को समेकित करता है। काजी हाउस ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जिनके बारे में जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। काजी हाउस जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन होंगे और वह परिबद्ध पशुओं को खिलाने पिलाने के लिए प्रभारों की दरों को नियत करेगा और समय समय पर परिवर्तन कर सकेगा। अब इसमें पहला है हेडिंग काजी हाउस रखवाला का कर्तव्य। इसमें प्रत्येक काजी हाउस रखवाला ऐसे रजिस्टर रखेगा और ऐसी विवरणियाँ देगा जैसा राज्य सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे। जब पशु काजी हाउस में लाए जाए तब काजी हाउस रखवाला अपने रजिस्टर में निम्नलिखित प्रविष्टि करेगा। क है जीव जंतुओं की संख्या और वर्णन। ख है वह दिन और समय जब वे वहाँ ऐसे लाए गए। अधिग्रहण करने वाले का नाम और निवास स्थान और स्वामी का यदि ज्ञान हो नाम और निवास स्थान तथा अधिग्रहण करने वाले या उसके अभिकर्ता को प्रविष्टि की एक प्रति देगा। काजी हाउस रखवाला पशुओं का तब तक जब तक कि उसका इसके पश्चात निर्दिष्ट रूप में विक्रय नहीं कर दिया जाता है भार ग्रहण करेगा, उन्हें खिलाएगा और पिलाएगा। अब सेकेंड है इसका हेडिंग सार्वजनिक सड़कों, नहरों और बांधों को नुकसान पहुंचाने वाले पशु। इसमें सार्वजनिक सड़कों, आमोद प्रमोद स्थलों, बागानों, नहरों, जल निकास मार्गों, बांधों आदि के भारसाधक व्यक्ति और पुलिस के अधिकारी ऐसी सड़कों, स्थलों, बागानों, नहरों, जल निकास मार्गों, बांधों आदि अथवा ऐसी सड़कों, जल निकास संक्रमणों या बांधों के पार्श्वों या ढलानों को नुकसान वाले या वहां भटकते हुए पाए गए किन्हीं पशुओं को अधिग्रहित करा सकेंगे और उनको 24 घंटे के अंदर निकटतम काजी हाउस में भिजवाएंगे। आगे है यदि पशुओं के लिए दावा सूचना की तारीख से 7 दिन के अंदर न किया जाए तो उक्त अधिकारी ढिढोरा पिटवा कर उस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्ति किसी अधिकारी द्वारा ऐसे स्थान या समय पर ऐसी शर्तों के अधीन जैसे जिला मजिस्ट्रेट साधारण या विशेष आदेश द्वारा समय पर निर्दिष्ट करे उनका सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय कर दिया जाएगा। थर्ड है पशुओं द्वारा भूमि को कारित क्षति के लिए सस्ती। इसमें पशु का कोई स्वामी, पालक या परिचारक जो अपेक्षा या अन्यथा ऐसे पशु को भूमि पर अत्याचार करने के लिए अनुज्ञान करके किसी भूमि या किसी फसल या भूमि के उत्पाद का नुकसान पहुंचाता है या कारित करता है या नुकसान पहुंचाने की अनुज्ञा देता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी होने पर ₹10 दंड के लिए उत्तरदायी होगा, किंतु वह ₹250 से अनाधिक या 3 महीने से अनाधिकृत के कारावास या दोनों से दंडनीय होगा। ये रहा इस पहले पार्ट में इतना। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग बचे हुए जितने भी पॉइंट हैं या चैप्टर हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको अभी तक जितना भी बताया गया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।